अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आई की डिज़ीज़ पढ़ेंगे, ग्लूकोमा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलियरी बॉडी क्या होती है, एंटीरियर चैम्बर क्या होता है और एक्वस ह्यूमर क्या होता है। तो सिलियरी बॉडी क्या होती है? ये कोराइड की एक्सटेंशन होती है। कोराइड आई की 3 लेयर्स होती हैं, कार्निया, स्क्लेरा और कोराइड। जो कोराइड मिड वाली जो लेयर है उसकी जो एक्सटेंशन है वही सिलियरी बॉडी होती है। सिलियरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? तो ये मसल से मिलकर बनी होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स प्लाइकेटा जो इस पार्ट को कहते हैं, इसके अलावा ये जो पार्ट है इसे कहते हैं पार्स प्लाइना। जो पार्स प्लाइकेटा है इसमें हमारे पास क्या होते हैं 70 to 80 हमारे पास क्या है इसमें होते हैं सिलियरी प्रोसेस होते हैं। इनको हम कहते हैं सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस का क्या काम होता है कि ये एक्वस ह्यूमर को सिक्रीट करते हैं। और जो पार्स प्लाना होता है, जो ये वाला पार्ट है, ये पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द सिलियरी बॉडी होता है और ये एवेस्कुलर होता है। यहाँ पर कोई भी वेसल्स नहीं होती, जबकि जो सिलियरी प्रोसेस होता है उसमें वेसल्स भी होती हैं और इसके अलावा उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। सिलियरी प्रोसेस का फंक्शन तो हो गया कि ये एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं। सिलियरी मसल जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। अकोमोडेशन क्या होती है कि जब भी हम किसी भी जो क्लोज विजन है, यानी कि कोई भी अगर चीज़ है वो आपके अगर करीब है, अगर उसको आप देखते हैं तो उसके लिए हमें अकोमोडेशन चाहिए होती है। अकोमोडेशन में जो सिलियरी मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्लोज विजन के लिए सिलियरी मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फार विजन के लिए क्या करेंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। उसके बाद देख लेते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किसने सिक्रीट किया था? पार्स प्लाइकेटा, यानी कि सिलियरी प्रोसेस ने, जो कि पार्स प्लाइकेटा के साथ अटैच थे। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है 99.9% इसमें पानी होता है और 0.1 सिर्फ इसमें क्या होता है सॉलिड होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना होता है 1.33। इसका वॉल्यूम कितना होता है टोटल 0.30 ml और ये 2 to 2.5 माइक्रोलीटर पर मिनट इसकी रेट ऑफ सिक्रीशन है। इसमें कोई भी सेल नहीं होता, इसमें सिर्फ पानी होता है और प्रोटीन हो सकती है लेकिन वो भी लेस देन 1% होती है। और इसमें एक होता है विटामिन सी एस्कॉर्बेट जो कि 30 टाइम्स हायर देन द प्लाज्मा होता है। इस नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है वो मेंटेन्ड होता है बाय द बैलेंस बिटवीन कि इसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसके बाद इसका आउटफ्लो कितना है। फंक्शन इसका क्या होता है कि इसका फंक्शन ये होता है कि एक तो ये नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर इसके थ्रू मेंटेन होता है कि अगर ये बैलेंस होगा तो नॉर्मली जो आई में प्रेशर है वो एक्वस ह्यूमर की वजह से मेंटेन रहता है। दूसरी बात, जितनी भी एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लेंस है, लेंस में कोई वेसल्स नहीं होती, कार्निया में और ट्रेबुकुलर मेशवर्क में, तो इन सब को ये क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अगर ये ना होगा तो आपकी जो आई है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी बल्कि वो ओपैक हो जाएगी। और जितनी भी एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स का जो डिब्रिस होता है या मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी यही रिमूव करता है। ड्रेनेज होती है एक्वस ह्यूमर की वो इस थ्रू होती है, ट्रेबुकुलर मेशवर्क के थ्रू। लेकिन जो बाकी 10% है वो यूवियो स्क्लेरल रूट के थ्रू होती है। यूविया किसे कहते हैं? जो मिड लेयर है, कोराइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस, इसे कहते हैं यूविया। तो जो भी एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होगा वो सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, वो उधर ही अब्जॉर्ब होगा और उसके बाद वो सुप्राकोराइडल स्पेस में जाएगा और उसके बाद वो किधर चला जाएगा? वीनस सर्कुलेशन ऑफ इसमें सिलियरी बॉडी, कोराइड एंड स्क्लेरा। तो यानी कि सिलियरी बॉडी में अगर उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो इसे हम कहते हैं यूवियो स्क्लेरल रूट। इसके थ्रू कितनी हमारे पास एक्वस की ड्रेनेज होती है? तो 10% होती है और ये प्रेशर डिपेंडेंट है। लेकिन जो ट्रेबुकुलर मेशवर्क वाला था वो प्रेशर इंडिपेंडेंट था। नॉर्मली कितना होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर आंख में कितना होना चाहिए? तो नॉर्मली 10 to 21 mm ऑफ मर्करी होना चाहिए। अगर 21 से ऊपर हुआ तो इसका मतलब है कि बंदे में ग्लूकोमा है। इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो चेंज होती है जैसे जैसे आपका पास्चर चेंज होता है या पल्स प्रेशर चेंज होता है, रिस्पिरेशन चेंज होती है, बीपी चेंज होता है, एक्सरसाइज करते हैं, सीजन, ये सब की वजह से एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होती है वो कम या ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली कितनी होती है? अप टू 5 mm ऑफ मर्करी। इसमें वेरिएशन आती है कि टाइम के साथ साथ 5 mm ऑफ मर्करी प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन जो ग्लूकोमा का पेशेंट होगा उसमें जो वेरिएशन होगी वो 10 to 15 mm मर्करी होगी। लास्ट में आ जाता है एंटीरियर चैम्बर एंगल क्या होता है। तो एंटीरियर चैम्बर एंगल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वस ड्रेनेज में। ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? ये श्वाल्वे लाइन से। ये हमारे पास क्या है? श्वाल्वे लाइन। श्वाल्वे लाइन क्या होती है कि ये जो डिस्मिट मेम्ब्रेन ऑफ कार्निया थी, कार्निया की 5 लेयर्स होती हैं, तो उसमें जो डिस्मिट मेम्ब्रेन थी उसका ये एंड जो होता है वो श्वाल्वे लाइन उसे कहते हैं। उसके बाद ट्रेबुकुलर मेशवर्क, नेक्स्ट पर आता है कनाल ऑफ श्लेम, फिर उसके बाद आता है स्क्लीरल स्पर और लास्ट में आ जाता है आइरिस प्रोसेस। तो ये सब मिलकर एंटीरियर चैम्बर एंगल बनाते हैं। और अगर ये वाला एंगल क्लोज होगा या ओपन होगा तो उसकी बेसिस पर ग्लूकोमा की भी आगे से फर्दर टाइप्स हैं, और यानी कि ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इस एंगल को हम किसके थ्रू देख सकते हैं? तो जोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू हम इस एंगल को, इसकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एग्जामिनेशन करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा वो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो ग्लूकोमा जो होता है ये एक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, ठीक है, आई की डिजीज़ है जिसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होता है।
तो इसमें इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो रिस्क फैक्टर है, यानी कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं ग्लूकोमा में कि जिसमें इंट्राकुलर प्रेशर नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, यानी कि उसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। तो जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे उस बंदे में। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि क्लिनिकल कंडीशन जिसमें इंट्राकुलर प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कपिंग होती है। कपिंग किसे कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व का जो हेड फाइबर्स हैं वो डैमेज हो जाएं और वो जो नॉर्मली होता है वो ऐसे होते हैं, लेकिन अब कपिंग में वो उनकी इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये आप पीछे ऑप्टिक नर्व है और ये जो है ये स्क्लेरा है और यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व हेड फाइबर्स हैं वो इस तरह कप की फॉर्म में हो जाएंगे ड्यू टू दी डैमेज बिकॉज ऑफ द इंट्राकुलर प्रेशर, रेज्ड इंट्राकुलर प्रेशर इन द आई। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स जब डैमेज होते हैं तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आते हैं। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा किसे कहते हैं? नॉर्मल टेंशन का ये मतलब है कि इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल है लेकिन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की डैमेज की वजह से विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे। और ऑकुलर हाइपरटेंशन किसे कहते हैं कि इंट्राऑकुलर हाइपरटेंशन यानी कि जो आंख में प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, इसमें कपिंग भी नहीं हुई और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स भी नहीं हुए। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट कंडीशन है कि एक में हमारे पास कपिंग हुई है जिसकी वजह से डैमेज हो गया और इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर नॉर्मल था। लेकिन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो लेकिन अभी कपिंग या विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स ना हुए हो, तो उससे हम कहते हैं ग्लूकोमा सस्पेक्ट कि इसमें बाद में ग्लूकोमा हो सकता है। उसके बाद इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक आता है प्राइमरी ग्लूकोमा, एक होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा का क्या मतलब है कि कोई भी इसमें सिस्टम में डिजीज़ नहीं है बल्कि ये सिर्फ आई की डिजीज़ है जिसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें फर्दर दो आ जाती हैं टाइप्स, एक है प्राइमरी ओपन एंगल, दूसरी है एंगल क्लोजर और एक है ओपन एंगल। और सेकेंडरी ग्लूकोमा में भी आ जाता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। इसी टाइप आ जाती है कंजेनिटल ग्लूकोमा। कंजेनिटल ग्लूकोमा जो होती है इसमें बर्थ पर ही जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो रेज होता है। और इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कैसे कहते हैं कि अगर 3 साल के अंदर अंदर उसका इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो इसे कहते हैं इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। जुवेनाइल ग्लूकोमा कैसे कहते हैं कि 3 to 16 ईयर्स ऑफ एज के बिटवीन अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर एलिवेशन हो रही है तो इसे कहते हैं जुवेनाइल और ये लेस कॉमन है। और लास्ट में आ जाता है लो टेंशन ग्लूकोमा। पैथोजेनेसिस क्या है? तो पैथोजेनेसिस में आ जाते हैं रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को चाहिए होता है प्रोटीन न्यूरोट्राफिन। उनको क्या चाहिए होता है? न्यूरोट्राफिन। वो तभी काम करेंगे कि अगर उसमें न्यूरोट्राफिन हुआ। जब भी न्यूरोट्राफिन ब्लॉक्ड होता है तो सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते, तो उनकी क्या हो जाती है? एपोप्टोसिस हो जाती है, इनकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो डेड सेल्स होते हैं उसके वो नेबरिंग सेल्स जितने भी मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे वो उनको इनगल्फ कर लेंगे ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। तो रेटिनल गैंग्लियन सेल की जब डेथ हो जाएगी तो रेटिनल नर्व फाइबर्स भी ख़त्म हो जाएंगे और जब वो ख़त्म होंगे तो क्या होगा? ऑप्टिक डिस्क चेंजेस होंगी और जिसकी वजह से विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होते हैं। तो इसकी मेन पैथोजेनेसिस में क्या था कि रेटिनल गैंग्लियन सेल्स की डेथ होती है ड्यू टू दी एस्कीमिया, यानी कि उन तक जो न्यूरोट्राफिन्स हैं जो उनकी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे अगर वो नहीं पहुंच रहे तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। अब वो क्यों नहीं पहुंच रहे? न्यूरोट्राफिन इस वजह से नहीं पहुंचते, इसके लिए 2 थ्योरीज हैं, एक है मैकेनिकल थ्योरी और एक है इस्कीमिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी ये कहती है कि जब भी जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होगा रेस होगा तो उसकी वजह से मैकेनिकली स्ट्रेच होंगे। क्या स्ट्रेच होगा? एक्सॉन। तो वो जो एक्सॉन है वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। जब एक्सॉनल डिफॉर्मेशन होगी तो जो एक्सोप्लाज्म फ्लो ऑफ नर्व फाइबर्स था, यानी कि जो एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म था जो फ्लो कर रहा था वो उसमें इंटरफेरेंस आएगी। उसमें कैसे इंटरफेरेंस आएगी कि इस्कीमिया हो जाएगा, कैपिलरी ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूरोट्राफिन्स हैं वो गैंग्लियन सेल बॉडीज तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एक्सॉन की डिफॉर्मेशन हो गई। और एक्सॉन की डिफॉर्मेशन किस वजह से हुई है? रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर की वजह से। दूसरी है इस्कीमिक थ्योरी। इस्कीमिक थ्योरी को इनसफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। इसके मुताबिक क्या होता है कि जब भी परफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो चेंज कम होता है, यानी कि जो वेसल्स में अगर प्रेशर है जो आई को सप्लाई कर रही है अगर उसमें प्रेशर कम हो गया है तो एक्सोप्लाज्म जो फ्लो था वो भी डिस्टर्ब होगा। न्यूरोट्राफिन जो होंगे वो गैंग्लियन सेल बॉडीज़ तक रीच नहीं कर सकेंगे। इंट्राऑकुलर प्रेशर इस केस में कम भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है।